नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें लेकर के हम पहुंच जाते हैं अपने स्टूडियो और उन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत होगी। सबसे पहले बात करेंगे डीरेगुलेशन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास पर। जानेंगे सरकार आखिर कर क्यों रही है ऐसा। माइक्रो फाइनेंस में बढ़ते एनपीए सरकार और आरबीआई की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में कितना एनपीए हो गया है और बढ़ते एनपीए का असर क्या होगा। इसके बाद दुबई में भारतीयों की बढ़ती प्रॉपर्टी डील्स पर भी बात करेंगे। जानेंगे आखिर में ये डील्स बढ़ क्यों रही हैं और भारत की जांच एजेंसियों को इन डील्स पर क्या शक है। अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार में बेयर अपनी ग्रिप कसता जा रहा है। बाजार को लेकर के और भी कई संकेत हैं, उन्हें अंशुमान सर से समझेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में निवेश खींचने के लिए गोल्ड प्लान लॉन्च किया है। क्या है वो प्लान और भारत पर इसका क्या असर होगा, इस पर भी बात होगी। और आखिर में यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई डील पर बात होगी। जानेंगे उस डील का असर क्या होगा, अमेरिका को क्या मिलेगा और रूस का क्या होगा। चलिए, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की खबर के साथ। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सेक्टर्स में डीरेगुलेशन को बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डीरेगुलेशन पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की हाल में राज्यों के साथ हुई बैठक के दौरान डीरेगुलेशन के लिए ज़मीन, पर्यावरण सहित 10 ज़रूरी सेक्टर का चुनाव हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हो रही है। सर, इसमें ज़मीन और पर्यावरण के अलावा और कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल होंगी? विपुल, प्रधानमंत्री ने भी हाल में जो मध्य प्रदेश का इन्वेस्टर समिट था वहां पर राज्यों के स्तर पर नियमों को आसान करने, डीरेगुलेट करने के फैसले की घोषणा की थी और उसके बाद एक टास्क फोर्स बनाई गई है। ये कई वर्षों बाद, ऑलमोस्ट लगभग एक दशक के बाद ये पहल शुरू हुई है जिसमें राज्यों के स्तर पर नियमों में बदलाव किया जाएगा और निवेशकों के लिए परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाया जाएगा। राज्यों के में नियम और कानूनों का मकड़जाल बहुत बड़ा है और अंततः निवेशकों को राज्यों में जाकर ही निवेश करना होता है, तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि लोकल अथॉरिटीज़ के साथ लोकल अप्रूवल्स को कैसे देखें। जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, एक लिस्ट बनाई है जिस पर राज्यों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो लैंड से रिलेटेड नियम हैं उन्हें बदला जाए, क्योंकि भारत में ज़मीन खरीदने को लेकर, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराना, उस पर उसका अधिग्रहण करना और उस पर उद्योग लगाना बेहद जटिल काम है। तो एक तो लैंड्स की जो रूल बुक है, जो नियमों का ढांचा है, उसे बदलने पर बात की गई है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो टाउन प्लानिंग को लेकर, शहरों को लेकर है। इस संकेत ये है कि जो बिल्डर्स या जो कंस्ट्रक्शन में निवेश करने वाले लोग हैं उन्हें इन नियमों से बाधा आती है, तो उसे ठीक करने की बात की गई है। और इसके अलावा लेबर इश्यूज़, कर्मचारियों के मामले, आपको याद होगा हम इससे पहले भी बोनस पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को नए लेबर कानून या नए श्रम कानून लागू करने पर राजी कराने की कोशिश कर रही है। 1 साल से प्रयास चल रहा है, नतीजे नहीं आए। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सरकार की डीरेगुलेशन लिस्ट में है। लेकिन ये डीरेगुलेशन अब सबसे जटिल हिस्से में है, राज्यों के हिस्से में, जिन्हें तैयार करा पाना, सहमत करा पाना मुश्किल है। और आपको पता है कि राज्यों के इन कानूनों की जटिलता के कारण ही राज्यों में भ्रष्टाचार भी सबसे ज़्यादा है जो दिखाई देता है। जी। इस बीच केंद्र सरकार के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में हुई देरी की वजह से उनकी निर्माण लागत में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने लागत बढ़ोतरी की वजह और भविष्य में लागत बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सभी प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट मांगी है। इन सभी प्रोजेक्ट्स में कई प्रोजेक्ट्स खुद सरकारी दफ्तरों या नेताओं के आवासीय परिसरों के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीपीडब्ल्यू इस पर अपने सभी डिवीज़न को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। सर, खुद प्रधानमंत्री जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बावजूद आखिर में इस तरह के प्रोजेक्ट में देरी की वजह क्या है?
दिल्ली का ये हाल है। अब वो खबरें नहीं आती हैं प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की। आज से करीब करीब 2-3 साल पहले तक केंद्र सरकार में उच्च स्तर पर गति शक्ति और प्रगति के तहत मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन ये जो बीमारी डिलेड प्रोजेक्ट की है, ये बड़ा चिरंतन है भारतीय व्यवस्था के साथ, ये दूर होती नहीं दिखाई दे रही। और अब जो समस्या आई वो दिल्ली में चलने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर आई। जैसे आप ध्यान दें, हम उस लिस्ट में देखने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को जो कि सरकार के मुख्य दफ्तर हैं दिल्ली में रायसीना हिल्स के ऊपर, जिनमें प्रमुख मंत्रालयों के ऑफिस हैं, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और बाकी दफ्तर हैं, इनकी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करने का जो योजना थी वो डिले हो गई और उसकी कॉस्ट करीब करीब 33% बढ़ गई, जो बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे ये परियोजनाएं थी। इसके अलावा दिल्ली में कुछ और सड़कों की परियोजनाएं हैं और कुछ और इमारतों की परियोजनाएं हैं जिनमें बड़ा कॉस्ट ओवररन हुआ है। 30 से 33% तक का कॉस्ट ओवररन दिखाई दे रहा, बल्कि कुछ में तो 50% से ऊपर का है। और ये क्रियान्वयन जब दिल्ली शहर के भीतर, राष्ट्रीय राजधानी के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम मंत्रालयों की निगहबानी में नहीं हो पा रहा है, तो जो बड़ी परियोजनाएं बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर की चल रही हैं उनमें उनकी स्थिति समझी जा सकती है। इधर लोन डिफॉल्टर से कर्ज उगाही के लिए व्हाट्सएप के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से डेटा सिक्योरिटी का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य एसएमएस सेवा के मुकाबले व्हाट्सएप सस्ता होने की वजह से कई लोन कलेक्शन प्लेटफॉर्म, लोन वसूली एजेंट और यहाँ तक कि कई ऑर्गेनाइज प्लेयर भी कर्ज वसूली के लिए व्हाट्सएप का ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसकी वजह से कर्जदारों की व्यक्तिगत डेटा लीक होने की अब आशंकाएं बढ़ गई हैं। सर, व्हाट्सएप से रिकवरी का किस तरीके का खतरा दिखाई दे रहा है? अब ये परिस्थिति देखिए, जैसे जैसे फ़ोन कॉल्स पर, एसएमएस पर रोक लगानी शुरू हुई, सख्ती शुरू हुई, जो मामला अभी भी मोबाइल कंपनियों और टीआरआई के बीच उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ बैंकों ने और वित्तीय संस्थाओं ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप और भारत के अधिकांश लोग जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं वो इस समस्या से परेशान होंगे कि उन्हें व्हाट्सएप के किसी न किसी बिजनेस नंबर से हमसे मैसेज आते हैं, और जब तक आप सोचे तब तक बहुत बड़ा मैसेज आपके सामने आके गिरता है, फिर उसको पढ़ना और डिलीट करना पड़ता है। बैंकों ने अपनी कर्ज की उगाही के लिए ग्राहकों तक पहुंचने का जरिया बनाया है व्हाट्सएप को। क्योंकि व्हाट्सएप की बिजनेस सर्विस अब पॉपुलर हो रही है, जिसमें व्हाट्सएप को पैसा मिलता है उस बिजनेस सर्विस को देने का, तो अब बैंक और वित्तीय संस्थाएं और एनबीएफसीज इसका इस्तेमाल करके लोन लेने वालों को लगातार रिकॉल कराना, बताना, वसूली करने की कोशिश करें। उस वसूली में धमकाना भी शामिल है। दुविधा ये है और समस्या ये है कि इसमें अब चैटबॉट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सारे बैंकों ने अपने सिस्टम्स में चैट बॉट्स लगाए हैं जो लगातार नियमित आपको मैसेज भेजते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, जो एक तो निजता का खतरा है, दूसरा व्हाट्सएप के बढ़ते उपयोग के कारण इस बात का भी जोखिम है कि बहुत सारी सूचनाएं या जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए या व्हाट्सएप के में एक्सेस के जरिए इनके पास पहुंच सकती हैं। हालांकि व्हाट्सएप को सुरक्षित माना जाता है इंक्रिप्शन के कारण, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ मान रहे हैं, सरकार के भीतर, बैंकिंग के भीतर मान रहे हैं कि जो चैटबॉट्स का और व्हाट्सएप के जरिए वसूली का जो लोन की वसूली के मैसेज भेजने की जो व्यवस्था बनी है, ये अंततः लोगों की निजता और उनकी सूचनाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी। ठीक। इस बीच माइक्रो फाइनेंस पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बावजूद इस सेक्टर में एनपीए लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही तक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में एनपीए का आंकड़ा 50,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो इस सेक्टर के लिए बांटे गए कुल कर्ज का लगभग 13% है। दिसंबर 2024 तक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का आउटस्टैंडिंग लोन 3.85 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सर, माइक्रो फाइनेंस में एनपीए इतनी तेजी से आखिर में बढ़ क्यों रहे हैं और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो इसमें फंसे हुए हैं? ये आंकड़ा चिंताजनक है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो और उसमें से 50,000 करोड़ रुपए के लोन एनपीए, जो कि 13% है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है बांटे गए लोन का। और उसमें भी जो मैं आंकड़ा चेक करके समझ पा रहा हूँ, जो लोन बैड होने वाले हैं, यानी जो लोन वस्तुतः डूब जाएंगे, जिनकी वसूली नहीं हो पाएगी, उनका प्रतिशत अब 1% से बढ़कर 3.2% हो गया है। तो एनपीए में भी कुछ ऐसे लोन हैं जिनकी शायद वसूली हो सकती है, पर जो बैड हैं, जो जिन लोन्स की वसूली नहीं हो पाएगी, उनका प्रतिशत करीब करीब 3 गुना बढ़ गया है। और ये दिख रहा है खास तौर पर विपुल जी 3-4 बैंकों के संदर्भ में। बंधन, आईडीएफसी, आरबीएल, ये प्रमुख बैंक हैं जिन बैंकों के माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में अब कर्ज डूबने की या कर्ज चुका ना पाने की समस्या बढ़ रही है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ब्याज दर खासी ऊंची है, दूसरी चीज़, जिन लोगों ने माइक्रो फाइनेंस के कर्ज कारोबारों के लिए लिए थे, तरह तरह के छोटे कामों के लिए, वो कारोबार
ठीक ढंग से नहीं चल पाए और उनका रिटर्न नहीं आया। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों कंपनियां या जो बैंक छोटे लोन दे रहे हैं, उनकी अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आ रही कि जो उनके कर्जदाता लेने वाले लोग हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी फिनेंशियल प्रोफाइल क्या है, वो कैसे ये पैसा चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। चूँकि माइक्रो फाइनेंस का एक अभियान चला, बैंकों ने बड़े पोर्टफोलियो क्रिएट किए और कर्ज देने शुरू किए। अब वो समस्या सामने आ रही है कि जिनको कर्ज दिए गए उसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो समय पर कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है और उनके वित्तीय कारोबार भी इतने अच्छे नहीं थे जो चल सकें इस कर्ज के जरिए। और इसलिए ये एनपीए हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक को शायद इसमें आने वाले समय में दखल देना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने माइक्रो लोन्स को बढ़ावा देने के लिए, विपुल जी, जो रिस्क वेटेज रेशियो था वो कम रखा था। यह था कि छोटे लोन हैं और उन पे ब्याज दर भी ज़्यादा मिलती है, बैंकों का रिटर्न मैनेज हो जाता है, तो इस पर रिस्क वेटेज रेशियो कम रखा जाए। लेकिन अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें आरबीआई को शायद इस मामले में नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक। इस बीच सेल्फ हेल्प ग्रुप की माइक्रो फाइनेंसिंग से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं सर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के? माइक्रो फाइनेंस का एक हिस्सा सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जा रहे लोन है, वहाँ भी बैंकों के पास 2-3 तरीके की शिकायत आ रही हैं। एक तो शिकायत आ रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कई सारे लोग हैं, मैनेज करने वाले अलग अलग लोग हैं, और वो उस हेल्प ग्रुप के नाम पर कर्ज ले रहे हैं। वो कभी ग्रुप में जाता है और कभी वो उनके निजी उपयोग में भी जाता है। बैंकों के पास इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो फिनेंशियल प्रोफाइल है उसे ट्रैक करने का, उसे जानने का कोई जरिया नहीं होता। इसलिए इन जो स्व सहायता समूह जिनको कहा जाता है हिंदी में, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए गए लोन भी माइक्रो फाइनेंस के एनपीए में बढ़ रहे हैं। एक चीज़ सर समझना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ तो यहाँ पर एनपीए को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। आज ही आरबीआई का एक नया फैसला आया कि उसने एनबीएफसीज और तमाम बैंकों के लिए जो रिस्क वेटेज कैटेगरी थी उसको 125 बेसिस पॉइंट जो रखा गया था उससे घटा करके 100% कर दिया। तो वो वहाँ पर छूट देने की वजह आप क्या देख रहे हैं कि आखिर में एनपीए बढ़ते हुए वो तो समस्याएं बनी हुई हैं अभी भी? हाँ, लेकिन अब आरबीआई को इस समय दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए किसी न किसी स्तर पर बैंकों को और बाकी वित्तीय संस्थाओं को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। और यही वो संतुलन है कि छोटे लोन्स हैं, और जिन पर हम बराबर बात भी करते आ रहे हैं, जो छोटे लोन हैं, चाहे बैंकों ने वो छोटे लोन दे रखे हों, नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन है, छोटे लोन दे रखे हों, उन पे उनकी चुनौती है, उनकी वसूली की चुनौती दिख रही है, और इसके साथ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में दिख रही है। बैंकों से और आरबीआई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में कर्ज का प्रभाव बढ़ाएं, पर जैसी परिस्थिति है बैंकों की बैलेंस शीट की और एनपीए की, उसमें अभी इस मुहिम का असर होने में थोड़ा समय लगेगा। इस बीच देश में 4G टेलीकॉम सेवा का ज़्यादा ट्रैफिक होने और 5G सेवाओं से कमाई नहीं होने की वजह से टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अधिकतर सेवाओं के लिए 5G नेटवर्क पर स्विच होने के लिए समय ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की तरफ से अगले 2 से 3 वर्षों के दौरान कुछ एक शहरों में 5G सर्विस को स्टैंड लोन बेसिस पर शुरू किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ रिलायंस जियो ने अपनी अधिकतर सेवाओं के लिए 5G को स्टैंड लोन नेटवर्क का इस्तेमाल पहले से ही शुरू कर दिया है। देश में जियो ने ही 5G सेवाओं का सबसे ज़्यादा कवरेज यहाँ पर शुरू किया। सर, जब जियो स्टैंड लोन 5G नेटवर्क पर आ गया है तो फिर एयरटेल को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये एक दिलचस्प बदलाव है भारत के टेलीकॉम सेक्टर में। जब 5G नेटवर्क्स आए थे तब माना जा रहा था कि उत्तरोत्तर पुरानी तकनीक की सर्विस को बंद किया जाएगा, और भारत के दोनों प्रमुख ऑपरेटर, 2 ही ऑपरेटर हैं, जियो और भारत एयरटेल, ये दोनों स्टैंड अलोन अकेली अब 5G सर्विस पर जाएंगे, यानी अब 4G सर्विसेज के टावर और स्विच बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन जो भीतर की बात है वो इस बात से समझ में आती है, चूँकि भारतीय एयरटेल को अभी फ़िलहाल 5G सर्विस के मोनेटाइजेशन से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है, और ये आप उन आंकड़ों में देख सकते हैं जो इनके रिजल्ट्स में या भारत में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के डेटा खपत से आते हैं। 5G सर्विसेज महंगी हैं, और उन महंगी सर्विसेज के कारण उनका जो डेटा कंजम्पशन है वो एक छोटे तबके तक सीमित है जो उतना बिल दे पाते हैं। मुख्य रूप से अभी एयरटेल जैसी कंपनी के लिए जो ट्रैफिक का सोर्स है वो, या रेवेन्यू का सोर्स है, वो 4G सर्विसेज ही हैं। वहीं से कॉल्स भी हैं और वहीं से जो डेटा की स्पीड, हालांकि डेटा की स्पीड 4G में कम है, 5G में नहीं है। और इसलिए एयरटेल ने ये कहा है कि भले ही रिलायंस स्टैंड अलोन 5G सर्विस पर जा रहा हो, पर उससे कम से कम 3 साल लगेंगे, 2 से 3 साल लगेंगे, जब वो पूरी तरह 4G के टावर बंद करेगा और सारे नेटवर्क को 5G पर शिफ्ट करेगा।
उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम भी एक बार में नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ एक शहरों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि 5G सर्विस अभी भी टेलीकॉम कंपनियों की बैलेंस शीट को ब्लीड कर रही है। 5G सर्विसेज में टेलीकॉम कंपनियों को उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा है जिस रेवेन्यू की उम्मीद उन्होंने इस सबसे हाई प्रोफाइल सर्विस से की थी। दूसरी बड़ी बात यह कि 5G सर्विस की क्वालिटी को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। अधिकांश हिस्सों में अगर भारत में आप ट्रैवल करें तो सब जगह 5G के नेटवर्क ऑलमोस्ट 4G जैसी स्पीड ही देते हैं। 5G में वो 5G क्वालिटी आपको नहीं दिखती जो दुनिया के अन्य देशों में 5G नेटवर्क दे रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि कंपनियां 4G और 5G के बीच रेवेन्यू के कारण एक संतुलन बना के चलाने की कोशिश करती हैं। अगर आप ट्रैवल करते हो तो थोड़ी देर में आपका नेटवर्क 4G हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद 5G हो जाता है, और ये बैलेंस वो रेवेन्यू के लिए और लागत को कम करने के लिए बनाती हैं। इस बीच दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में भारतीयों की तरफ से हो रही प्रॉपर्टी डील जांच एजेंसियों के निशाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के शक में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई डील्स को लेकर के जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में जितनी प्रॉपर्टी बिक रही है उसमें अधिकतर खरीदारी वहां रहने वाले विदेशी कर रहे हैं, और विदेशियों की प्रॉपर्टी खरीद में करीब आधी हिस्सेदारी भारतीयों की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले साल अक्टूबर में दुबई की अघोषित संपत्ति के लिए आयकर विभाग ने कई भारतीयों को नोटिस भी भेजा हुआ है। सर, दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में भारतीय कितना पैसा लगा रहे हैं और इसका असर क्या दिख रहा है वहाँ? ये आज की हमारी खास खबर है। हम आपको डेटा पॉइंट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि आप इन खबरों पर लगातार निगाहें रख रहे हैं कि भारत से अमीर या समृद्ध लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ रहे हैं, भारत से समृद्धि और वेल्थ जा रही है जिन बाज़ारों में उनमें खास तौर पर दुबई है, तो हो क्या रहा है। और अब अंततः वो परिस्थिति या वो हालात बने हैं कि भारत की जांच एजेंसियां विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वाले, खासतौर से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों का पीछा करना शुरू कर चुकी। यदि आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको पता होगा कि पिछले 1-1.5 साल से, कोविड के बाद से, भारतीय बाजार में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का जो प्रचलन बढ़ा और जिस तरीके जो प्रचार हुए और जिस तरीके के प्रचार आपको दिखते हैं, उससे दिखता है कि भारतीय अपनी सरप्लस इनकम को, वेल्थ को अब भारत में नहीं लगा रहे हैं। भारत में उन्हें वो प्रॉपर्टी मार्केट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि वो दुबई में लगा रहे हैं। आंकड़े देखिए करीब से आपकी स्क्रीन पर हैं। 2024 में दुबई में जो विदेशी रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन हुए उसमें 22% योगदान भारतीयों का था। यानी अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी विदेशियों ने खरीदी तो उसमें 22% प्रॉपर्टी केवल भारतीयों ने खरीदी थी। 2024 में अकेले भारतीयों ने दुबई के मार्केट में 35 अरब दिरहम का निवेश किया। ये वेल्थ भारत की थी जो दुबई को मिली रियल एस्टेट में। 2015 से 2023 के बीच में भारतीयों ने दुबई के रियल एस्टेट में 120 बिलियन दिरहम का निवेश किया, और 50% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दुबई की अब भारतीय खरीदारों ने खरीद रखी है। और इसलिए जो ग्रोथ में दुबई के रेजिडेंशियल मार्केट में पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दी है, वो ग्रोथ मुख्यतः भारतीयों की तरफ से लगाए गए पैसे या उनके की तरफ से हुए निवेश की तरफ से आई है। और जो रजिस्टर्ड होम वैल्यू सेल्स हैं, उनका आंकड़ा मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, करीब 65 बिलियन डॉलर के आसपास, 1.55 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी इस साल की चौथी तिमाही के आंकड़े के मुताबिक, जो पिछले साल से ज़्यादा है। क्योंकि दुबई में प्रॉपर्टी निवेश पर छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है, रेंटल कमाई ज़्यादा है, और दुबई के बैंक आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पेमेंट प्लान आसान देते हैं। इसलिए भारतीय अपना अब दूसरा या तीसरा मकान मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनका दूसरा और तीसरा मकान बन रहा है दुबई में। ये तो ही बाजार की तस्वीर की बात। जी सर, लेकिन दुबई में भारतीयों के निवेश पर ईडी को किस तरीके का शक है? ईडी को ये पता चल रहा है, जो बात अब समझ में आ रही है, जो फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट है सरकार के भीतर, और जो इनकम टैक्स की यूनिट है, उन्होंने करीब 100 के आसपास नोटिस जारी किए हैं भारत के अमीर लोगों को जिन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है, और कुछ जगह रेड्स भी हुई हैं। ईडी को और इनकम टैक्स को अपने सूत्रों से, अपने आंकड़ों के खंगालने से ये पता चला है कि करीब 500 से ज़्यादा प्रॉपर्टी की डील्स ऐसी हुई हैं जो जिनके बारे में जानकारी नहीं दी गई, जो सस्पिशियस या डाउटफुल हो सकती हैं, जिन्हें अनडिस्क्लोज्ड हैं, यानी जिन्हें भारत में डिक्लेयर नहीं किया गया है। एजेंसियों ने 700 करोड़ के ट्रांजैक्शन पकड़े हैं। 500 मामले ऐसे पाए गए हैं जहां भारतीयों ने ज़मीन या मकान या प्रॉपर्टी खरीदी दुबई में, और उसकी जानकारी भारत में अपने रिटर्न में नहीं भरी है। तो भारत के वेल्थ का, भारत की संपत्ति का एक बड़ा मैग्नेट
दुबई बन चुका है। पिछले 3-4 साल में हम देख रहे हैं, और ये वेल्थ भारत से निकलकर अब दुबई में जा रही। अब भारतीय एजेंसियां इसे पकड़ने की या जानने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम सर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, तमाम जो सख्ती हो रही है, उसका असर कुछ हुआ है दुबई के अंदर? दुबई के मार्केट पे असर हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीने में दुबई में हाउसिंग सेल्स में भी कमी आई है जो दिखाई दे रहा है। करीब करीब हाउसिंग सेल्स की वैल्यू 7% गिरी है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% की कमी आई है। और इसके अलावा रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस भी दुबई में अब कम हुए हैं इन नोटिसेस के बाद। दूसरी चीज़ ये कि अब वहाँ के बैंकर्स भी भारतीयों को फंड करने में और पेमेंट प्लान देने में थोड़ा हिचक रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि भारतीय एजेंसियों की पूछताछ के दायरे में वो भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से उड़ान भरना महंगा होने जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर का संचालन करने वाली कंपनी DIAL ने रेगुलेटर के पास एयरपोर्ट चार्जेस बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। DIAL ने हाल में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का विस्तार किया है, जिस वजह से एयरपोर्ट संचालन पर उसका खर्च बढ़ा है, और एयरपोर्ट इस्तेमाल के शुल्क बढ़ा करके DIAL इस शुल्क को ग्राहकों से वसूलने की तैयारी में फिलहाल दिखाई दे रही है। सर, कितना बढ़ सकता है किराया? भारतीय विमान यात्रा करने वाले लोगों के लिए किराए की दृष्टि से कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। पूरा ये सीज़न, पिछले 3-4 महीने के सीज़न, भारतीयों ने कुंभ के कारण और तमाम और तरीकों की वजह से रिकॉर्ड एयर फेयर और रिकॉर्ड किराए का सामना किया, देखा। और उसकी वजह भारतीय बाजार में 2 कंपनियों की डोपोली भी है, और इसलिए भारत के छोटे छोटे रूट्स के ऊपर भी किराए रिकॉर्ड थे। अब दिल्ली में भारतीय विमान यात्रियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। ये खबरें सबको पता है कि दिल्ली का एक टर्मिनल, जो टर्मिनल 2, वो बंद होने जा रहा है, और वहाँ की फ़्लाइट्स अब टर्मिनल 1 पर शिफ्ट की जाएंगी, जो बीच में बंद था, और उसमें नए सिरे से वहाँ उड़ानें शुरू की जाएंगी। डायल जो कि कंपनी जो इसे चलाती है, उसने कहा है कि इसकी वजह से एयरलाइंस के टैरिफ में या किराए में करीब 1.5 से 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका प्रस्ताव उन्होंने सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। ये उस लागत को वसूली के लिए होगा जो इस एयरपोर्ट को जो टर्मिनल 1 है उसे ठीक करने में लगाई गई है। प्रस्ताव जो गया है उसके मुताबिक ऐसा पता चल रहा है कि डायल ने, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट को चलाती है, उसने एक वेरिएबल ट्रैफिक टैरिफ का ऑप्शन दिया है, जिसके तहत अलग अलग एयरलाइंस अलग अलग तरीके से अपने यात्रियों से एक टैरिफ वसूलेंगी, जो टैरिफ इस नए एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के बदले उसकी लागत की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे उसे लगाया जाएगा, किस ट्रैवल पर लगाया जाएगा, कंजेशन फ़ी के तौर पर आएगा या सीधे टिकट पर लगाया जाएगा, ये अभी तरीका तय नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली से उड़ने वालों को इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए कि उनका दिल्ली से सफ़र किसी न किसी तरह से आने वाले समय में महंगा होने वाला है। जी, इस बीच बजट एयरलाइन स्पाइस जेट लंबे समय के बाद मुनाफे में लौटी है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी को 25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इससे पहले सितंबर तिमाही में कंपनी को 441 करोड़ का घाटा हुआ था। पिछले साल की दिसंबर तिमाही के दौरान भी कंपनी 301 करोड़ रुपए के घाटे में थी। सर, ये मान के चलें क्या स्पाइस जेट की दिक्कतें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं? विपुल जी, लेकिन स्पाइस जेट का स्टॉक तो गिरा बाजार में। स्पाइस जेट के मुनाफे की खबर ने स्पाइस जेट में निवेशकों का उत्साह नहीं बढ़ाया, और उसकी वजह ये थी कि स्पाइस जेट के आंकड़ों पर लोगों को बड़ा भरोसा नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स भी ब्रोकरेज की आई, ये पाया गया कि स्पाइस जेट ने जो अपने आंकड़े बताए वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। भीतर के आंकड़े बताते हैं कि जो उसका सीट किलोमीटर रेशियो है, अवेलेबल सीट किलोमीटर रेशियो, जो कि किसी विमान सेवा की मुनाफे के लिए उसके रेवेन्यू का बुनियादी पैमाना होता है, वो 41% ईयर ऑन ईयर गिर गया है। उसकी वजह यह है कि उसके 30% से ज़्यादा विमान तो उड़ते ही नहीं हैं, पार्किंग में रहते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और संसाधन नहीं थे, तो इसलिए वो विमान उड़ नहीं रहे थे। तो रेवेन्यू में कमी आई, 41% का वो है। और ये कहा कि जो 3000 करोड़ रुपए का जो फंड रेज करने की तैयारी कर रहा है स्पाइस जेट, उसका भी इस्तेमाल वो ड्यूज चुकाने में करेगा और प्लेन्स को दोबारा चलाने में करेगा। इसलिए कंपनी को बड़ा मुनाफा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका Q2 का EBITDA इंप्रूव हुआ है, ये आंकड़ा आया। बाजार ने इसे बहुत उत्साह के साथ नहीं लिया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि स्पाइस जेट के फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा, उसके बेड़े का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उड़ानों से बाहर है। बिल्कुल, और यही वजह रही कि करीब 6.5-7% के आसपास की गिरावट के साथ स्पाइस जेट का शेयर
आज भारतीय बाजारों में बंद होता हुआ दिखाई दिया। इस बीच अब बात भारतीय शेयर बाजार की छिड़ी है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। भारतीय शेयर बाजार पर बेयर ग्रिप कसता ही जा रहा है। अधिकतर कंपनियों के शेयर 200 दिन के मूविंग एवरेज से अब नीचे हैं। निफ्टी 500 कंपनियों में से 53 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर 200 डे के मूविंग एवरेज से 30% से ज़्यादा नीचे हैं। इसी तरह 135 कंपनियों के शेयर 20 से 30%, 146 कंपनियों के 10 से 20% और 93 कंपनियों के शेयर 200 दिन के मूविंग एवरेज से 10% तक नीचे हैं। निफ्टी 500 के 86% शेयर इस मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हैं। इस बीच शेयर बाजार में गुरुवार को भी दायरे का ही कारोबार रहा। सर, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, बाजार के बारे में लगातार अपडेट आप हमको दे भी रहे हैं, लेकिन बाजार में एक नया आंकड़ा जो है वो ये बता रहा है 86% स्टॉक 200 डीएमए के नीचे हैं। सर, बाजार में कोई और भी अपडेट या आंकड़ा बचा है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, शेयर बाजार में जो सुर्खियां दिखती हैं आपको, जो बाहर से दिखता है और उसके जो आंकड़े दिखते हैं उनमें बड़ा फर्क होता है। और एक समझदार निवेशक के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो सुर्खियों की धुंध है, आंकड़ों की धुंध है, इसके पीछे जाकर समझने की कोशिश करें। और हम बार बार आपको लगातार शेयर बाजार की इस ताज़े गिरावट के दौर में हम आपको बताते रहे हैं कि कैसे FMCG स्टॉक टूट रहे हैं, विदेशी निवेशक कितना पैसा निकाल कर ले गए, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं। और अब जो आंकड़े आपके आज आए हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिस आंकड़े का जिक्र आज विपुल जी ने आपके साथ किया कि जो 200 डीएमए से नीचे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो डेली मूविंग एवरेज से भी कम है। इतनी तेज गिरावट इन स्टॉक्स में हो चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह विपुल जी अकेले विदेशी निवेशक की नहीं है। मेरे सामने एक आंकड़ा है जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। भारत के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है निफ्टी स्टॉक्स में, वो 22 साल के लोएस्ट स्तर पर आ गई है। यानी भारतीय प्रमोटर्स ही अपने स्टॉक्स के गिरने के कारण तेजी से बिकवाली कर रहे हैं। मैं आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहा हूं, 41% के आसपास दिसंबर क्वार्टर में NSE के डेटा के आधार पर प्रमोटर्स की होल्डिंग आ गई थी। ये ट्रेंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे बाजार गिरना शुरू 2019-9 के बाद की स्थिति, जैसे जैसे बाजार ने गिरना शुरू किया है, प्रमोटर्स, बड़ी कंपनियों के प्रमोटर्स भी एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक रूप से बाजार में अपने स्टॉक्स की बिकवाली कर रहे हैं। और इसलिए आपको बड़ी कंपनियों के, मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स में तेज गिरावट आ रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग सिप्ला में गिरी है, प्रमोटर्स होल्डिंग टाटा में गिरी है, भारती और महिंद्रा और TCS में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग में गिरावट दिखाई दे रही है। M&M, TCS, टाटा कंज्यूमर्स तीसरे क्वार्टर के आंकड़ों के हिसाब से जो पिछले तीन क्वार्टर के रिडक्शंस हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर हैं। ये हमें संकेत दे रहे हैं कि बाजार में गिरावट की वजह से प्रमोटर्स को भी अब ऐसा दिख रहा है कि उन्हें बिकवाली करके निकलना चाहिए। और इसलिए ये प्रमोटर्स की ये बिकवाली हमें उस आंकड़े में दिखती है, जो आंकड़ा भी आपको विपुल जी ने बताया कि ज़्यादातर स्टॉक्स, बाजार के 86% स्टॉक अब अपने 200 दिन के औसत प्राइस से भी, डेली औसत प्राइस से भी नीचे हैं। और प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरना, उसके साथ बाद विपुल जी उसके साथ विदेशी निवेशकों की होल्डिंग गिरना, ये एक बड़ा खतरे का संकेत है, एक बड़ा लाल निशान है बाजार के लिए। और इसलिए बाजार में कोई मजबूती की अंतर्धारणा या कोई मजबूती का ट्रिगर बनता हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों से पूछे, जवाब नहीं मिल रहा। बियर मार्केट के संकेत तो सर यही सब हैं जो आप बता रहे हैं कि मतलब प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो रही है, FI बेच रहे हैं, शेयर जो है 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आ रहे हैं, और बहुत सारे शेयर जो है वो 20% से ज़्यादा इंडेक्सेस जो है वो डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या निशानी होगी बियर मार्केट की? स्टॉक्स के साइड से देखें तो बेयर ग्रिप बन चुकी है। 20% से ज़्यादा अगर कोई स्टॉक करेक्ट हो जाता है तो टेक्निकली, क्लासिकली वो बेयर ग्रिप में चला जाता है। इंडेक्सेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा। कुछ जो ब्रॉडर मार्केट के इंडाइसेस हैं वो थोड़े नीचे, वो बेयर ग्रिप में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो 2-3 महत्वपूर्ण संकेत हैं, ये संकेत हमें म्यूचुअल फंड निवेशकों और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अब चिंता पैदा करें। उनके पोर्टफोलियोज, उनके रिटर्न का क्या होगा? क्योंकि बाजार में 3 बड़े खिलाड़ी होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो छोटा ही होता है, वो तो फ्रिंज पे बैठा रहता है। जब तक बाजार गिरता तब उसे समझ में आता है कि उसके हाथ पैर जल रहे हैं। लेकिन प्रमोटर्स एक प्लेयर होते हैं, FIs दूसरे प्लेयर होते हैं और DI तीसरे प्लेयर होते हैं। तो अगर आप रोज बाजार के आंकड़े को करीब से देखें, जो आप देखते हैं और हम सारे लोगों को विस्तार से बताते हैं अपने विश्लेषण के साथ, तो आप गौर से देखें तो प्रमोटर्स और FIs बेच रहे हैं, केवल DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। वो फंस रहे हैं क्या बाजार में?
उनका वो उनके जो पोर्टफोलियोज हैं या जो उनके का निवेश है उसकी गिरावट अगर आप देखें तो वो बेहद चौंकाने वाली है। और यही वो दुविधा है जो आने वाले समय में भारतीय निवेशकों को परेशान करेगी। और इसलिए इस मौके पर वही रास्ता है कि जब बाजार इस तरीके की गिरावट में, इस तरीके की ढलान में दिखाई दे तो बाजार की सुर्खियों से बाहर जाकर आप उसके भीतर जाकर समझने की कोशिश करें कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ आप कितना नुकसान बचा सकते हैं अपना, उसे बचाने की कोशिश करें। इस बीच सर एक खबर भी आई कि सेबी जो है वो बैंक निफ्टी के पूरे ढांचे में अब बदलाव करने जा रहा है। तो समझना चाहेंगे कि आखिर में किस तरह का बदलाव होगा और उसका असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी बाजार में निवेशकों का चहेता इंडेक्स है। निफ्टी के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर इंडेक्स और भारत में बीएफएसआई सेक्टर उसके इंडेक्स में बड़ा निवेश भी होता है। विदेशी निवेशकों ने भी निवेश किया। हालांकि बैंकिंग और बीएफएसआई सेक्टर में भी उतनी ही गिरावट बाजार में उसी तरीके रेशियो में दिखी है जिस रेशियो में बाजार गिरा है। लेकिन सेबी ने इस पूरे इंडेक्स में बदलाव की तैयारी की है और जो संकेत हमें मिल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का जो वेटेज है, जो उनका भार है उस इंडेक्स में, उसमें कमी की जाएगी। करीब 27%, 27.63% के आसपास वेटेज है एचडीएफसी का और 25.5% का वेटेज है आईसीआईसीआई का। इसके बाद कोटक महिंद्रा, एसबीआई और एक्सिस बैंक इसमें शामिल हैं और इसमें कम से कम 2 नए बैंक और जोड़े जाएंगे, बैंक निफ्टी के अंदर लाए जाएंगे, जिससे कि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। और गिरते बाजार में ये थोड़ा इस बाजार का जो फ्लैगशिप है, बाजार का जो सबसे पसंदीदा चहेता सेक्टोरल इंडाइस है, उसकी तस्वीर को थोड़ा बेहतर करने के लिए और निवेशकों को और ज़्यादा निवेशकों को इसमें शामिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अभी स्पष्ट नहीं कि कौन से बैंक इसमें शामिल किए जाएंगे, लेकिन इस पर हमारी निगाह रहेगी और हम आपको बताएंगे जब बैंक निफ्टी का रिकास्ट होकर हमारे सामने आएगा। तो इन तमाम खबरों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब सवाल बड़ा यही है कि मार्च सीरीज में बाजार कैसा रहेगा। और इस बार सर हमने देखा कि 1996 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि लगातार 5 महीने जो है वो बाजार की गिरावट के रहे हैं। तो आगे भी हम ये एक्सपेक्ट करें, अगली खबर पे जाएं उससे पहले लास्ट कमेंट टिप्पणी आपकी कि ये जो 5वां महीना है और 1996 के बाद पहली बार हो रहा है, कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं आप? अब देखिए, बहुत सारे परस्पर अंतर विरोधी फार्मूले बाजार में काम कर रहे हैं। हर दिन जब बाजार गिरता है तो कोई ना कोई विशेषज्ञ आपको कहता मिल जाता है कि अब गिर गया, अब यहाँ से गिरावट खत्म, अब यहाँ से रिकवरी शुरू होगी। वो डेड कैट बाउंस और बॉटम फिशिंग, ये सब सारी चर्चाएं बाजार में हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स के नज़रिए से देखें, चार्ट से बाहर निकलकर फंडामेंटल के नज़रिए से देखें, तो आपको दिखेगा कि बाजार को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कंपनियों में पर लोगों का भरोसा बन सके। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखिए विपुल जी, तो जितना वैल्यूएशन गेन हुआ था पिछले 2-3 साल में, वो तो सब इरोड हो गया। वो तो 30%, 20% इतने मजबूत स्टॉक्स जिनके अच्छे बिजनेसेस है, वो 20% 30% निकल चुके हैं। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक है और आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है और आप अपने बीपी पर, अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रख सकते हैं, तो इस गिरावट में अच्छे स्टॉक चुनने का तो ये मौका निश्चित तौर पर है, क्योंकि सारे स्टॉक्स खराब और कमज़ोर नहीं हैं। और इस रेट पर आप स्टॉक्स को शायद इससे पहले कभी नहीं पाएंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब बाजार एक तरफा गिरावट में हो, बेयर ग्रिप दिख रही हो, तो ये हिम्मत करना मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में जो आप स्टॉक उठाएंगे और अगले दिन वो 3-4% करेक्ट होगा, तो फिर आपको अपने फैसले पर अफसोस होगा। लेकिन जो समझदार और बड़े निवेशक हैं, जो 3-4 साल 5 साल के टेन्योर में अच्छे रिटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो इसी समय ऐसी स्थिति के लिए बाजार में प्रवेश का इंतजार करते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स चुनिए। विपुल जी से सवाल पूछते रहिए, आकर शो में हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछते रहिए और उन स्टॉक्स को चुनिए जिनको आप खरीदने का लालच या खरीदने का लोभ लिए बैठे थे आज से 3 साल 4 साल पहले, कि कभी ये तो ऐसा दिन आएगा जब मैं ये XYZ स्टॉक उठाऊंगा जो इतना अच्छा है। तो उसके बारे में जानकारी लीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे, राय देंगे, बताएंगे और आप फैसला करें। ठीक, तो हिसाब से आप लोग अपनी रणनीति बना सकते हैं। सुबह 10 बजे यार बाजार और 1 बजे सवाल लाख टके में। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में निवेश आकर्षित करने के लिए वहां पर नागरिकता के गोल्ड प्लान का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अमेरिका में $50 लाख के निवेश से वहां की नागरिकता हासिल की जा सकती है। नागरिकता के लिए गोल्ड प्लान की घोषणा करते हुए ट्रंप ने बताया कि इसके साथ ग्रीन कार्ड तो मिलेगा ही, साथ में कई और सुविधाएं भी दी जाएंगी। गोल्ड प्लान पुराने EB-5 प्लान की जगह लेगा, जिसे 1990 में लागू किया गया था। सर, ट्रंप के गोल्ड प्लान की तरह तो दूसरे देश भी स्कीम चलाते हैं, उसमें और इसमें आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है?
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं जो दुनिया में एक छोटे देश अपने यहाँ निवेश आकर्षित करने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए आकर्षित करने के लिए करते थे। EB-5 प्लान पुराना था, उसकी शर्तों के मुताबिक जो गोल्ड प्लान है वो बिल्कुल अलग है और ये बड़ी प्रतिस्पर्धा देगा दुनिया में रईसों को आकर्षित करने के मामले में। हम डेटा पॉइंट में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बाकी देशों के प्लान से फ़र्क है और अलग है और ये कितना महंगा है। अलग अलग देशों के नागरिकता प्लान अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका का गोल्ड कार्ड $50 लाख का है, इसके बाद माल्टा का करीब $8.7 लाख का है, पुर्तगाल का $5 लाख का है, ग्रीस का $4 लाख का है, तुर्की का $4 लाख है, सेंट किट्स और सेंट लूसिया जैसे जो टैक्स 7 जैसे देश हैं जहां टैक्स पर नियम कम है, इनके $2 से $4 लाख का है। तो पहली चीज़ तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो गोल्ड का प्लान है वो अमेरिका के प्रीमियमनेस के साथ आया है। $50 लाख मिनिमम आपको वहां लगाने होंगे, निवेश करने होंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि ये दुनिया का अनोखा प्लान है, पहला प्लान ऐसा है, हाल फिलहाल में कहीं ऐसा प्लान नहीं है विपुल जी, जिसमें ये पैसा सरकार सीधे ले रही है। ये डायरेक्ट पेमेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की ट्रेजरी में लाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि इस गोल्ड कार्ड को बेचकर और इन अमीरों को बुलाकर वो अपने देश का कर्ज कम करना चाहते हैं। आमतौर पर इस तरीके के जो वीज़ा प्रोग्राम होते हैं या जो गोल्ड चैनल्स होते हैं, इनको दुनिया के देश अपने उद्योग में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं, खासतौर से रियल एस्टेट में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों में भी इस तरीके का गोल्ड एंट्री लेना चाहें तो आपको वहाँ के रियल एस्टेट में या बाकी जगह निवेश करना होगा। पर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लंटली कहा है कि पैसा सीधे सरकार के खाते में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में आएगा, इसे कर्ज कम करने के लिए। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो करीब करीब 10 मिलियन के आसपास गोल्ड कार्ड जारी करेंगे जो कि ग्रीन कार्ड जैसे होंगे। तो 10 मिलियन गोल्ड कार्ड के हिसाब से एक बड़ा टारगेट डोनाल्ड ट्रंप इस पैसे के जरिए $50 लाख के हिसाब से पर कार्ड के तौर पर रेवेन्यू का एक बिल्कुल नया चैनल खोल रहे हैं, जिसकी संभावना अंदाज यूरोप के देशों को भी नहीं था, जो आमतौर पर तीसरी दुनिया से जाने वाले अमीरों की शरण स्थली हैं। भारत से जाने वाले अमीर लंदन में, यूरोप के देशों में और ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में सेटल होते हैं। रशिया से आने वाले जो अमीर हैं उन्होंने यूरोप के देशों में, स्विट्जरलैंड में, ग्रीस में, बाकी जगह अपना ठिकाना बनाया। चाइना से जाने वाले जो अरबपति और अमीर हैं उन्होंने और यूरोप के बाकी देशों में अपनी जगह बनाई, जो माइग्रेशन होता है। अमेरिका में जाने वाले लोगों की संख्या पिछले वर्षों में कम थी और जाते थे तो उनकी तुलना में यूरोप को ज़्यादा अमीरों का फ़ायदा मिल रहा था। माना जा रहा है कि करीब करीब $5 मिलियन के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है, $50 लाख का जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो पूरे अमेरिका में, अगर वो ये प्लान सफल हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का घाटा कम करने में सब्सटेंशियल रूप से मदद मिलेगी। और इसके साथ उन्होंने अभी सिटीजनशिप का प्लान स्पष्ट नहीं किया है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये गोल्ड कार्ड का सिटीजनशिप प्लान नहीं है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसे और आकर्षक बनाने के लिए अमेरिका की नागरिकता देने के किसी की योजना को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन सर, अब इसका जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा? ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बड़ा ब्लंटली ये बात कही कि जिन उद्योगपतियों को, उद्यमियों को अपने यहाँ अच्छे कर्मचारी बुलाने हैं, वो एक गोल्ड कार्ड खरीद लें और ख़रीद कर अपने कर्मचारी को भेंट कर दें और उसे यहाँ $50 लाख देकर उसे अपना काम कराएं। अब ये जो बड़ी कंपनियाँ जिन्होंने भारत से वहाँ निवेश कर रखा है, जो भारतीय कर्मचारियों को लेकर जा रही हैं या वहाँ काम करवाती हैं, उनके लिए तो वैसे भी नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस में भी सख्ती है। जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में लंबे समय के लिए काम करना मुश्किल होगा। कौन सी कंपनी ऐसी होगी वो कितने कर्मचारियों को $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद कर अपने यहाँ अमेरिका में काम करने के लिए तैयार करेगी, ये देखना होगा। तो इससे जो पूरी की पूरी लेबर पॉलिसी थी, जो पूरा का पूरा लेबर स्ट्रक्चर था, जो भारत जैसे देशों से, तीसरी दुनिया के देशों से स्किल्ड लेबर का, दक्ष लोगों का अमेरिका में प्रवास होता था, वो वहाँ जाते थे और वहाँ से वो अपने रेमिटेंसेस के जरिए अपने अपनी नेटिव अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध करते थे, वो पैसा भेजते थे। वो सारा सर्किल, अब वो सारा मामला पूरी तरह पटरी से उतर गया है। अब इस पर हमें रिएक्शन देखना होगा कि कितने लोग हैं। लेकिन हाँ, भारत दुनिया में अमीरों के लिए तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। जो सुपर रिच हैं या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या इवन भारत के जो मीडियम नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनके लिए तो ये रास्ता खुल गया है कि वो सीधे $50 लाख दें और अमेरिका में जाकर रहने लगे। जी,
इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में सहायता के लिए जिस डील का ऑफर दिया था उसे यूक्रेन ने मान लिया है। डील के तहत यूक्रेन के लिए नया रिकंस्ट्रक्शन फंड बनेगा जिसको अमेरिका और यूक्रेन मिलकर के मैनेज करेंगे। डील में शर्त यह भी है कि भविष्य में यूक्रेन के सरकारी मिनरल रिसोर्सेज की 50% कमाई अमेरिका को मिलेगी और यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल रिसोर्सेज में अमेरिका की दखल होगी। सर, इस डील का ढांचा क्या कुछ रहेगा और ये डील काम कैसे करेगी? हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में नाटो और अटलांटिक के रिश्तों को पूरी तरह उलट पलट दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक बड़े चतुर व्यापारी की तरह युद्ध से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में शांति की कीमत वसूलने, आमतौर पर दुनिया में युद्धों में शांति कराने के लिए ऐसा कभी नहीं देखा गया। युद्धों में शांति कराने का काम यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसियां करती थी, पर यहाँ युद्ध से प्रभावित यूक्रेन को उन्होंने इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि युद्ध समाप्त हो सकता है बशर्ते यूक्रेन अपनी मिनरल्स में जो खासतौर से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को दे। अब ये और ये जो डील जिस पर चर्चा सऊदी अरब में हुई थी उसका हिस्सा ये है कि एक फंड बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन फंड बनेगा जिसको दोनों देश मिलकर चलाएंगे। मिनरल रिसोर्सेज से यूक्रेन को निर्यात की जो कमाई होगी उसकी 50% इनकम सीधे यूएस को जाएगी। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हम चाइना के बारे में बिल्कुल ये सुनते थे कि चीन किसी देश को कर्ज देता है और उसके बाद कर्ज की वसूली के बदले वो गला दबाता है और वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज को नियंत्रण करता है। पर अमेरिका ऐसा करेगा, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। लेकिन अमेरिका ने एक बिल्कुल नए तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक नया मॉडल पेश किया है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रखी थी कि वो $500 अरब वसूलेंगे यूक्रेन से युद्ध में सहायता के बदले। उस शर्त को इससे हटा दिया गया है और अब माना जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अगले कुछ दिनों में शायद कल ही परसों में अमेरिका की यात्रा करेंगे और वहाँ ये दुनिया के इतिहास की एक बेहद अनोखी किस्म की संधि पर दस्तखत होंगे, जिस दस्तखत में जो आर्थिक स्वाधीनता है या जो रूस की जो मिनरल इकोनॉमी है उस पर अमेरिका का एक बड़ा नियंत्रण हो जाएगा। सर, आखिर में अमेरिका को इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला, कितना फ़ायदा होने वाला है? अमेरिका को सबसे बड़ा फ़ायदा दो वजह से हो रहा है। एक तो ये कि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स में यूक्रेन का अच्छा रिजर्व है जिसमें चाइना से करीब करीब 5% जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल है दुनिया का वो यूक्रेन की सीमा के भीतर है। और वो रेयर अर्थ मटेरियल में टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जिन खनिजों पर अभी तक चीन का कब्जा है। और चीन के साथ व्यापार युद्ध में और रिश्ते खराब होने के कारण अमेरिका को उन मिनरल्स को मिलने में आने वाले समय में समस्या होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के जरिए उस आपूर्ति को सुनिश्चित कर दिया है और कहा है कि अमेरिका को करीब $1 ट्रिलियन का फ़ायदा होगा कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में हाई टेक प्रोडक्ट बनाने में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, वो सारे मिनरल्स यूक्रेन के जरिए अब अमेरिका को मिलना शुरू होंगे। ये उनका प्रत्यक्ष रूप से सीधा फ़ायदा है। लेकिन सर, इन सब के बीच में रूस कहाँ दिखाई दे रहा है? क्योंकि रूस यूक्रेन की अब दोस्ती हो गई है, अब रूस का होगा क्या? बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है ये और इसे समझने को बाजार अभी इसको पचाने की, समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन कल जब शुक्रवार को, कल या परसों जब जेलेंस्की और अमेरिका के बीच संधि होगी तो इसके बाद रूस यूक्रेन तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसके समापन का ऐलान होगा। उसके बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का क्या होगा? और डोनाल्ड ट्रंप को इसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ है और रूस भी इस संधि से सहमत है क्योंकि एक किस्म से यूक्रेन ने समर्पण कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच में, तो क्या रूस से प्रतिबंध हटाए जाएंगे? और रूस से प्रतिबंध हटने के बाद दुनिया के बाजारों में बेहद बड़ा बदलाव होगा क्योंकि रूस गैस का मिनरल्स का, ऑयल का एक बड़ा सप्लायर है और इसे लेकर अभी दुनिया के बाजार समझ नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि रूस के प्रतिबंधों के कारण रूस के बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा सामान दुनिया के बाजार में नहीं आ रहा था, सीमित निर्यात की इजाज़त थी। और यही वो दुविधा है कि रूस का तेल बाजार में आते ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होगी और बाजार में हमने कच्चे तेल की कीमतों में कमी भी देखी है। कच्चे तेल की कीमतें घटने से डोनाल्ड ट्रंप की अपनी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा क्योंकि वो दुनिया के बाजार में अमेरिका का तेल बेचना चाहते हैं। तो अब दिलचस्प बात देखने वाली बात ये होगी कि यूक्रेन को तो
तो डोनाल्ड ट्रंप ने निचोड़ लिया और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाकर वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन क्या वो इसके बाद रूस से आर्थिक प्रतिबंध हटाना शुरू करेंगे? और वो आर्थिक प्रतिबंध हटाने के बाद जो आपूर्तियां बाजार से बाहर हुई थी, जो सप्लाई बाजार से बाहर हुई थी पिछले 2 साल में, जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट में हमें तेजी दिखाई दी थी, अगर वो सारी कमोडिटीज़, वो रूस की सारी कैपेसिटीज़ वापस फायर करना शुरू करती हैं और वो सामान जब बाजार में आना शुरू होगा तो दुनिया के बाजार में कीमतों का, चाहे वो मिनरल्स की कीमतें हों, ऑयल की कीमतें हों और बाकी फूड प्रोडक्ट्स की या फूड ग्रेन की कीमतें, उनका क्या होगा ये देखना होगा। तो ये घटनाक्रम आने वाले समय में पूरी दुनिया में कमोडिटी के बाजार को, एनर्जी के बाजार को और फूड ग्रेन्स के और फूड प्रोडक्ट्स के बाजार को प्रभावित करेगा और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। चलिए, तमाम वो घटनाक्रम हैं, जब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों पे विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए फिर अब आज के बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोनस को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के बाकी लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, अपने मित्रों से, अपने ऑफिस के कलीग्स के लोगों से सब्सक्राइब कराएं और लगातार बोनस के साथ बने रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।